जनरल नियाज़ी उसी शाम जंग बंदी के लिए इकदामात करने का आगाज़ कर दिया। उन्होंने पहले रूसी और चीनी सफारती नुमाइंदों के ज़रिए भारतीय कमांडर इन चीफ से राब्ता कायम करने का सोचा, मगर बिलाआखिर ढाका में मुकीम अमरीकी कौंसल जनरल मिस्टर सेपवाक से मिलने का फ़ैसला किया। उन्होंने जनरल फरमान से कहा, तुम गवर्नमेंट हाउस में होने की वजह से सफारती नुमाइंदों से मिलते जुलते रहते हो, मेरे साथ चलो। जनरल फरमान थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उनके हमरा हो लिए। जब ये दोनों उसके पास पहुंचे तो जनरल फरमान इंतज़ारगार में बैठ गए और जनरल नियाज़ी अंदर मिस्टर सेपूक को राम करने लगे। झटपट दोस्ती पैदा करने के लिए जनरल नियाज़ी जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी बास गश्त बाहर भी सुनाई दे रही थी। जब जनरल नियाज़ी को यकीन हो गया कि वो अमरीकी कौंसल जनरल से दोस्ती पक्की कर चुके हैं, तो उन्होंने मतलब की बात कही, जिसका जवाब उसने नहायत सर्द कारोबारी लहजे में दिया। मैं आपकी तरफ से जंग बंदी के लिए भारत से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो आपकी तरफ से पैगाम भिजवा सकता हूँ। अब जनरल फरमान को बुलाया गया, जो भारतीय फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाद फील्ड मार्शल मानक शाह के नाम एक पैगाम लिखें। एक लेडी सेक्रेटरी को बुलवाकर जनरल फरमान ने एक सफ़े का नोट लिखवा दिया, जिसमें बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात की शर्त के साथ जंग बंदी की पेशकश की गई थी। शराइत ये थी: अलफ़, मुसल्लह अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़; बे, मुक्ति बानी की इंतकामी सरगर्मियों से वफ़ादार शहरियों का तहफ़्फ़ुज़; और जीम, बीमारों और ज़ख्मियों का तहफ़्फ़ुज़। मुसवदा तैयार हो गया तो मिस्टर सेप्यूक ने कहा कि ये 20 मिनट में पहुंच जाएगा, आप जा सकते हैं। जनरल नियाज़ी अपने एडीसी कैप्टन नियाज़ी को वहां छोड़कर जनरल फरमान के साथ वापस आ गए। कैप्टन नियाज़ी रात 10 बजे तक वहां बैठे रहे, मगर कुछ ना हुआ। उन्होंने पूछना चाहा तो हुक्म हुआ, तुम चले जाओ, रात को सोने से पहले फ़ोन करके पूछ लेना। दरहकीकत मिस्टर सेप्यूक ने पैगाम जनरल मानक शाह को भेजने की बजाय अपनी हुकूमत को वाशिंगटन रवाना कर दिया था, जहां अमरीकी हुकूमत किसी किस्म की कार्रवाई करने से पहले जनरल याह्या खान से मशवरा करना चाहती थी। याह्या खान उस रात इतने मसरूफ़ थे कि अमरीकियों को हाथ ना आ सके। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने 3 दिसंबर ही से मशरक़ी पाकिस्तान में दिलचस्पी लेना बंद कर दी थी। उन्होंने दफ्तर आना भी तर्क कर दिया था। अमूमन उनका मिलिट्री सेक्रेटरी नक्शे पर जंग की ताज़ा तरीन सूरत लगा कर उनके पास ले जाता, जिस पर वो कभी कभी निगाहें गलत अंदाज डाल लेते थे। सुना है एक दफ़ा उन्होंने मुश्किल जंगी हालात देखकर इतना कहा, मैं मशरक़ी पाकिस्तान के लिए कर भी क्या सकता हूँ। जनरल मानिक शाह का जवाब 15 दिसंबर को मिला। उन्होंने जंग बंदी की पेशकश कबूल कर ली थी और मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ात की भी ज़मानत दी थी, बशर्ते पाकिस्तानी फ़ौज हथियार डाल दे। उसके साथ ही उसने रेडियाई लहरों की निशानदेही भी कर दी, जिन पर कोलकाता में भारतीय ईस्टर्न कमांड हेड क्वार्टर से राब्ता कायम किया जा सकता था। मानक शाह का पैगाम रावलपिंडी भेज दिया गया। वहाँ से 15 दिसंबर की शाम को जवाब आ गया, जिसमें मुंजमला दीगर बातों के ये भी कहा गया था, मैं मशवरा देता हूँ कि आप इन शराइत पर जंग बंदी कबूल कर लें, क्योंकि ये आपकी ज़रूरियात को पूरा करती हैं। अलबत्ता ये याद रखें कि इस समझौते की हैसियत 2 मुकामी कमांडरों के बाहमी बंदोबस्त की सी होगी। अगर ये समझौता उनकी कोशिशों से मुतसादम हुआ जो हम बैनुल अक़वामी सतह पर कर रहे हैं, तो उसको कलअदम समझा जाए। जनरल नियाज़ी और जनरल मानक शाह के दरमियान ये फैसला हुआ कि जंग बंदी की तफसीलात तय करने के लिए आर्जी तौर पर 15 दिसंबर की शाम को 5 बजे से लेकर अगले रोज़ 9 बजे तक सीज़ फायर किया जाए। बाद में इस मुद्दत को 16 दिसंबर 3 बजे सपहर तक बढ़ा दिया गया। जनरल हमीद ने जनरल नियाज़ी को जंग बंदी का जो मशवरा दिया था, मसूफ़ ने उसे मंजूरी समझ लिया और अपने चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी को हुक्म दिया कि वो तमाम मतहत जर्नैलों ब्रिगेडियरों को जंग बंदी की हिदायत दे दें। तमाम सेक्टर कमांडरों को एक सफ़े का जो मरासला भेजा, उसमें उनकी शुजात और पामर्दी की तारीफ़ करने के बाद कहा गया वो अब लड़ाई बंद कर दें और इस सिलसिले में अपने मद्दे मुकाबल भारतीय कमांडर से रब्ता कायम करें। इस हिदायतनामे में सरेंडर का लफ्ज़ कहीं नहीं था, सिर्फ आखिर में ये जुमला लिखा था, बदकिस्मती से इस एहतमाम में हथियार डाल देना भी शामिल है। मज़कूरा सिग्नल 15 और 16 दिसंबर के दरमियान निसफ शब के लगभग हुआ। उसे भेजने के बाद आर्मी एविएशन के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल लियाकत बुखारी को बुलाकर हुक्म दिया गया कि वो अपने हेलीकॉप्टर रातों रात अक्याब बर्मा ले जाने की तैयारी करें। उन हेलीकॉप्टरों को निसफ दर्जन नर्सों, जो 11 दिसंबर को जनरल नियाज़ी से ढाका में मिली थीं, उनके अलावा 28 फौजी कुनबों को भी ले जाना था, जो अब तक ढाका में पड़े थे। कर्नल बुखारी ने ये अहकामात बड़े तहम्मुल से सुने और फ़ौरन बजावरी का वादा किया। उनके चेहरे पर परेशानी के कोई आसार न थे। उनको मैंने आज तक इतना ही हौसलामंद पाया जितना उन्हें मार्च 1971 के हंगामों या सैलाब के दौरान इमदादी कामों में देखा था। ये हेलीकॉप्टर ईस्टर्न कमांड हेड क्वार्टर और मुख्तलिफ सेक्टरों के दरमियान दौरान जंग राब्ते का वाहिद ज़रिया थे। उन्होंने नहायत नाजुक हालात में मुख्तलिफ इलाकों में गोला बारूद, हथियार और फ़ौजी दस्ते पहुँचाए थे। उनकी दास्तान शुजात रकम करने के लिए एक अलग दफ्तर चाहिए।
2 हेली कॉप्टर शहरी से पहले पहले निकल गए, मगर तीसरा किसी फ़नी खराबी की वजह से उड़ न सका। वो अगले रोज़ दिन चढ़ गया। उन हेलीकॉप्टरों में फ़ौजी कुनबों के अलावा जनरल रहीम भी अहम सरकारी दस्तावेज़ात समेत चले गए, मगर वो बदकिस्मत नर्सें वहीं की वहीं रह गईं। उनको लाने की ज़िम्मेदारी जिन अफसरों को सौंपी गई थी, उनका कहना है कि आखिरी वक्त भी वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ें सँभालने लगीं। किसी को अपना नया जूता नहीं मिल रहा था और किसी को जुराब हाथ नहीं आ रही थी। इस तरह के लालच में उन्हें देर हो गई और हेलीकॉप्टर ज़्यादा देर इंतज़ार ना कर सके। उसके बरअक्स ये भी सुनने में आया कि उन अफसरों को खुद जल्दी थी कि वो नर्सों को लाते-लाते हेलीकॉप्टरों से कहीं रह न जाएं। वो वाकई उन्हीं हेलीकॉप्टरों में बर्मा चले गए। जो लोग उन हेलीकॉप्टरों के ज़रिए ढाका से निकल गए, वो बर्मा में चंद रोज़ क़याम करने के बाद बखैर वफ़ीयत कराची पहुँच गए। उधर ढाका में तारीखी साथ लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। दुश्मन तंगेल से होता हुआ टोंगी के करीब आ पहुंचा, जहां हमारे टैंकों ने उस पर फायर करके उसे रोक दिया। इस फायर से दुश्मन को अंदाज़ा हो गया कि सीधा टोंगी ढाका रोड पर बढ़ते हुए छावनी में जा दाखिल होना मुनासिब नहीं। उसने मुक्ति बानी की मदद से एक और रास्ता तलाश कर लिया जो मगरबी जानब होता था, मानकगंज के पास से ढाका शहर को आता था। उस तरफ से खुलना फेम वाले कर्नल फजल हमीद और उनकी नीम अस्करी नफरी लगी हुई थी। जब उन्हें पता चला कि दुश्मन का रुख उनकी तरफ है, तो वो बिदक कर वापस ढाका आ गए। उनके हटने से दुश्मन का रास्ता साफ हो गया और वो शहर की तरफ बढ़ने लगा। ब्रिगेडियर बशीर, जो कि ढाका शहर के मुहाफ़िज़ थे, उनकी इतला 15 दिसंबर शाम को मिली। उन्होंने सिविल आर्म फोर्स की मुट्ठी भर नफरी जमा करके मेजर सलामत की सरकर्दगी में शहर से बाहर मीरपुर पुल पर भेज दी, जो रात ही को अपनी पोजीशन पर पहुंच गई। दुश्मन अब भी मुक्ति बानी की साबका इतला पर तकिया किए बैठे था कि मीरपुर पुल खाली पड़ा है, लिहाजा वो बेधड़क आगे बढ़ रहा था। अचानक मेजर सलामत की नफरी ने उस पर फायर कर दिया, जिससे दुश्मन चंद जाने कुर्बान करके पीछे हट गया। उसकी 2 जीपें हमारे हाथ आ गईं। आगे आगे आते हुए जो भारतीय दस्ता चौखट खाकर पिस्पा हो गया था, वो उस छाता बरदार पलटन का हिस्सा था जो चंद रोज पहले तंगेल के करीब उतारी गई थी। उसके पीछे पीछे मेजर जनरल नागरा आ रहा था, जो अब भारत के कम्युनिकेशन जोन 101 की कमान कर रहा था। वो मीरपुर पुल के पास आकर रुक गया। वहाँ से उसने लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी को एक मुख्तसर सा खत लिखा, जिसमें दर्ज था, प्यारे अब्दुल्ला, मैं मीरपुर पुल पर हूँ, अपना नुमाइंदा भेज दो। जनरल न्याजी को ये रुका कोई 9 बजे सुबह 16 दिसंबर को मिला, जब मेजर जनरल जमशेद, मेजर जनरल फरमान और रेयर एडमिरल शरीफ उनके पास थे। जनरल फरमान अब भी इस बात पर अड़े हुए थे कि हमने जंग बंदी के मुज़ाकरात के लिए कोलकाता पैगाम भेजा हुआ है, वहाँ से उनका कोई नुमाइंदा आकर हमसे बात करेगा। जनरल न्याजी ने जब उन्हें जनरल नागरा की चिट्ठी दिखाई तो उन्होंने कहा, क्या वो भारत की यकरुकनी मुज़ाकराती टीम है? जनरल न्याजी ने कोई जवाब न दिया। दरअसल अब उन मुशगाफियों का वक्त नहीं था। अब मसला ये था कि वो ढाका की दहलीज पर आ बैठा है, तो उसे खुशामदीद कहना है या मदाफत करना है। जवाब का इन्हिसार इस बात पर था कि मदाफत की सकत बाकी है भी या नहीं। चनाचे जनरल फरमान ने पूछा, क्या रिज़र्व फौज बाकी है? जनरल न्याजी खामोश रहे। रेयर एडमिरल शरीफ ने उनकी अंग्रेज़ी सवाल का जवाब पंजाबी तर्जमा करके देते हुए कहा, कुछ पल्ले है? जनरल न्याजी ने ढाका के मुहाफ़िज़ जनरल जमशेद की तरफ देखा, जिन्होंने नफ़ी में सारे ला दिया। इस पर जनरल फरमान और एडमिरल शरीफ यक ज़बान होकर बोले, अगर ये कैफियत है तो जाओ, जो वो कहता है करो। जनरल न्याजी ने मेजर जनरल नागरा के इस्तकबाल के लिए मेजर जनरल जमशेद को भेज दिया। वो सीधे मीरपुर पुल पहुँचे। उन्होंने सबसे पहले मेजर सलामत से कहा वो सीज़ फायर के आदाब का ख्याल रखे। लिहाजा मेजर सलामत और उनके सिपाहियों ने लबलबी से अपनी उंगलियां हटा लीं और मेजर जनरल नागरा एक गोली फायर किए बगैर ढाका में दाखिल हो गया। उसके साथ मुट्ठी भर भारतीय फ़ौज और ढेर सारी फातिहाना नखूत थी। अमलन ये ढाका का इख्तिताम था, अगरचे उसे फ़न करने की रसूम अभी बाकी थीं। ढाका यूं चुपचाप सो गया जैसे अचानक हरकत कलब बंद हो गई हो। वहाँ कोई हाव हू ना हुई, कोई मार कुटाई ना हुई। सिंगापुर, पेरिस या बर्लिन के सकूत की कोई कहानी ना दोहराई गई। देखते ही देखे ढाका गुलामी में डूब गया। इसी इसना में ईस्टर्न कमांड के टेक हेडक्वार्टर को समेट लिया गया। दीवारों पर से जंगी नक्शे उतार लिए गए। वहाँ पड़े हुए टेलीफोनों की रूह कब्ज़ कर ली गई। भारतीय फातियों का इस्तकबाल करने के लिए ईस्टर्न कमांड के पुराने हेडक्वार्टर को झाड़ा पहुँचा गया, क्योंकि ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी के बकौल वहाँ हमारा फर्नीचर उम्दा था। मुलिका ऑफिसर मेस में मेहमानों के लंच का एहतमाम किया गया। उन सब इंतजामात के रूह रवां ब्रिगेडियर सिद्दीकी थे, जो इंतजामी अमूर में खसूसी महारत रखते थे। सपहर को ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी अपने भारतीय मद्दे मुकाबल यानी भारतीय ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जैकब को लेने एयरपोर्ट पर तशरीफ़ ले गए। उसी असना में जनरल न्याजी अपने मेहमान
میجر جنرل ناگرا کی توازے لطیفوں سے کر رہے تھے۔ میں ان لطیفوں کو دہرا کر اس المناک کہانی کو غلیظ نہیں کرنا چاہتا۔ میجر جنرل جیکب اپنے ساتھ ایک دستاویز لائے جسے سکوت کی دستاویز سرنڈر انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے۔ جنرل نیازی نے اسے جنگ بندی کا مسودہ کہنا پسند کیا۔ جیکب نے یہ کاغذات باقر صدیقی کو دیے، جنہوں نے جنرل فرمان کے سامنے رکھ دیے۔ جنرل فرمان نے کہا، یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی مشترکہ کمان کیا چیز ہے؟ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر میجر جنرل جیکب نے کہا، یہ دستاویز ایسے ہی تیار شدہ دہلی سے آئی ہے، یعنی مجھے اس میں رد و بدل کا اختیار نہیں۔ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل کھیرا پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے لقمہ دیا، یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ صرف انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ جنرل فرمان نے یہ کاغذات جنرل نیازی کے سامنے سرکا دیے اور کہا، یہ کمانڈر پر منحصر ہے کہ وہ اسے منظور کرے یا نامنظور۔ جنرل نیازی خاموش رہے۔ اس خاموشی کو مکمل رضا سمجھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لیفٹیننٹ جنرل نیازی بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کو لینے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچے۔ بھارتی کمانڈر اپنی فتح کی خوشی میں اپنی شریمتی کو بھی ساتھ لے آیا۔ جو ہی یہ میاں بیوی ہیلی کاپٹر سے اترے، بنگالی مردوں اور عورتوں نے اس نجات دہندہ اور اس کی بیوی کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، انہیں گلے لگایا، بوسے دیے اور تشکر بھرے جذبات سے انہیں خوش آمدید کہا۔ جنرل نیازی نے بڑھ کر فوجی انداز میں سلوٹ کیا، پھر ہاتھ ملایا۔ یہ نہایت دلدوز منظر تھا۔ فاتح اور مفتوح بنگالیوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک کے لیے انتہائی نفرت اور انتقام کے جذبات تھے اور دوسرے کے لیے احسان مندی اور تشکر کے۔ ان جذبات کو پڑھنے کے لیے کسی چشم بینا کی ضرورت نہ تھی۔ بنگالیوں کا انگ انگ یہی صدا دے رہا تھا۔ جنرل نیازی اور جنرل اروڑہ وہاں سے سیدھے رمنا ریس گراؤنڈ گئے، جہاں سرعام جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 7 مارچ کو مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کا یک طرفہ اعلان آزادی کرنا تھا، مگر آخری وقت وہ ایسا نہ کر پائے۔ آج یہاں دوسری طرح کا اعلان آزادی ہونے والا تھا، جس کا نظارہ کرنے کے لیے لاکھوں بنگالی موجود تھے۔ جو معلوم ہوتا تھا، جنرل نیازی کی تذلیل کا منظر دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا ہے۔ مجمع کو بھارتی سپاہیوں نے روک رکھا تھا۔ تقریب کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر لاکھوں بنگالیوں کے سامنے جنرل نیازی نے سکوت مشرقی پاکستان کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ریوالور نکال کر اروڑہ کو پیش کر دیا اور یوں سکوت ڈھاکہ پر آخری مہر ثبت کر دی۔ اس موقع پر جنرل اروڑہ نے پاکستانی سپاہیوں کی ایک گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وہی گارڈ ہیں اور وہی آنر کے مستحق۔ اس تقریب کے بعد ہم قانونی طور پر جنگی قیدی بن کر جنرل اروڑہ کے زیر کمان آ گئے، مگر ڈھاکہ میں ابھی بھارتی فوج اتنی ناکافی تھی کہ قیدیوں کو مکتی بانی کی انتقامی کارروائیوں سے نہیں بچا سکتی تھی۔ چنانچہ بھارت نے اجازت دی کہ پاکستانی قیدی تا حکم ثانی اپنے چھوٹے ہتھیار زیادتی تحفظ کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ یہ ہتھیار 19 دسمبر تک ہمارے پاس رہے۔ معقول تعداد میں بھارتی سپاہیوں کے بعد ڈھاکہ گیریزن کے جوانوں سے ہتھیار لے لیے گئے۔ افسروں سے ہتھیار ڈلوانے کے لیے ڈھاکہ چھاؤنی کے گالف کورس میں 19 دسمبر کو 11 بجے صبح ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں جنرل فرمان، ریئر ایڈمرل شریف اور جنرل جمشید سمیت سب افسروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں بھی اس جم ندامت میں شامل تھا۔ ڈھاکہ سے باہر باقی مقامات پر کمانڈروں نے اپنے مد مقابل سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 16 سے 20 دسمبر کے درمیان ہتھیار ڈالے۔ آل انڈیا ریڈیو نے 14 دسمبر کو ہی ہماری شکست کی خبریں نشر کرنا شروع کر دی تھیں، جس کی وجہ سے ڈھاکہ اور دوسرے مقامات پر غیر بنگالیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چھاؤنیوں کا رخ کر لیا تھا۔ انہوں نے اب بھی اپنے مقدر کو پاکستانی فوج کے مقدر سے وابستہ کرنے کو ترجیح دی۔ ان میں سے ہزارہا لوگوں کو مکتی بانی نے راستے میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں اس سلسلے میں مکتی بانی کے مظالم کے ایسے واقعات میں نے سنے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات اتنے کثیر اور گمبھیر ہیں کہ ان کا یہاں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ ہندوستانیوں کے پاس ان بیچاروں کی نگہداشت کے لیے کوئی وقت نہ تھا۔ ان کی نگاہ مال غنیمت پر تھی، جسے وہ دھڑا دھڑ ٹرکوں، بسوں اور ریل گاڑیوں کے ذریعے بھارت لے جا رہے تھے۔ ان میں ہمارا جنگی ساز و سامان، خوراک کے ذخائر، صنعتی مصنوعات، مشینری، حتیٰ کہ گھریلو استعمال کی چیزیں مثلاً فریج، قالین اور ٹیلی ویژن سیٹ وغیرہ شامل تھے۔ نومولود بنگلہ دیش کا اتنا خون چوسا گیا، جب وہ آزادی کی سانس لینے کے قابل ہوا تو وہ محض ایک ڈھانچہ رہ گیا۔ اس کا احساس بنگالیوں کو 1 سال بعد ہوا، جب بھارت کو مال غنیمت سے فرصت ملی تو اس نے جنگی قیدیوں کو ہندوستان بھیجنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ دسمبر 1971 سے جنوری 1972 تک جاری رہا۔
जंगी कैदियों में अहम शख्सियतें VIP जनरल न्याजी, जनरल फरमान, जनरल जमशेद, रेयर एडमिरल शरीफ और एयर कमोडोर इनामुल हक थे, जिन्हें एक बार बरदार त्यारे के ज़रिए 20 दिसंबर को कलकत्ता भेज दिया गया। मैं भी उनके हमरा था। ढाका एयरपोर्ट को मैंने आखिरी बार 20 दिसंबर की सपहर को देखा। अब ये उस एयरपोर्ट से कतन मुख्तलिफ थी जिस पर मैंने जनवरी 1970 को पहली बार कदम रखा था। एक वाज़ेह तब्दीली ये थी कि अब यहाँ खाकी की वर्दी की बजाय सब्ज़ वर्दी नज़र आ रही थी। जो मालूम होता था उन 2 सालों में बंगालियों ने सिर्फ आका बदले हैं। बंगाली मर्द और लड़के अब भी हवाई अड्डे की बैरूनी दीवार पर बैठे थे, जिन्हें भारतीय सिपाही कुत्तों की तरह दुत्कार रहे थे। मैं जब पहली मरतबा यहाँ पहुँचा तो सूरज चमक रहा था। अब एक ऐसी रात पड़ने को थी जिसकी सहर कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने महसूस किया ढाका डूब चुका है। आखिरी बार भारतीय त्यारा हमें कलकत्ता ले आया, जहाँ हमें एक तारीखी इमारत फोर्ट विलियम में रखा गया। यहाँ हम इकट्ठे थे और एक दूसरे से मिल लेते थे। फुर्सत के अयाम में मैंने जनरल न्याजी से इंटरव्यू किया ताकि सकूत ढाका के मुतल्लिक़ उनके तासरात हासिल कर सकूँ। उन दिनों भी ज़ख्म ताज़ा थे। हमूदुर्रहमान कमीशन का नामो निशान तक न था। जनरल न्याजी ने अपना दफ़ा पेश करने के लिए अभी हक़ाइक़ को तोड़ना मोड़ना भी शुरू नहीं किया था। वो मुझसे आज़ादाना गुफ्तगू करते रहे। उनके ज़मीर पर किसी किस्म का बोझ नहीं था। वो अपने आप को सारे अरमियत से बरी ज़िम्मा समझते थे। उनका ख्याल था कि सकूत मशरक़ी पाकिस्तान का ज़िम्मेदार जनरल याहिया खान है। इस तारीखी इंटरव्यू के मोटे मोटे सवाल और जवाब ये हैं। सवाल: क्या आपने जनरल याहिया या जनरल हमीद को कभी साफ साफ बताया था कि आपको जो वसाइल दिए गए हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान के दफ़ा के लिए नाकाफ़ी हैं? जवाब: क्या वो सिविलियन हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से मशरक़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 इन्फेंट्री डिवीज़न नाकाफ़ी हैं? सवाल: मगर ये इल्ज़ाम तो हमेशा आप पर ही रहेगा कि आप मशरक़ी पाकिस्तान का दिफ़ा ना कर सके। अगर कम वसाइल के पेश नज़र आपके ख्याल में दिफाई किलों वाली स्ट्रेटजी बेहतरीन हिकमत अमली थी, तो क्या वजह है कि आपने ढाका को दिफाई किला ना बनाया जहाँ फ़ौज की एक कंपनी भी न थी? जवाब: ये सब रावलपिंडी वालों का कसूर है। उन्होंने मुझे नवंबर के वस्त में 8 पलटनें भेजने का वादा किया था, मगर सिर्फ 5 भेजी। मैं बाकी 3 का इंतज़ार करता रहा। वो आईं तो उन्हें ढाका के दिफा के लिए इस्तेमाल करूँगा। सवाल: लेकिन 3 दिसंबर को जब आप पर वाज़ेह हो गया कि अब मज़ीद नफरी आना नामुमकिन है, तो आपने क्यों ना अपने वसाइल में से कुछ जमीयत ढाका के लिए मखसूस कर ली? जवाब: दरअसल उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि किसी महाज से एक कंपनी भी निकालना मुश्किल था। सवाल: जो थोड़े बहुत वसाइल आपके पास ढाका में मौजूद थे, अगर आप उनको भी सही तौर पर इस्तेमाल करते तो जंग कुछ दिन और जारी रह सकती थी। जवाब: मगर उसका फ़ायदा क्या होता? ढाका की ईंट से ईंट बच जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते, नालियाँ अट जाती, शहरी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती, लाशों के गलने सड़ने से ताउन और दूसरी बीमारियाँ फूट पड़ती। उसके बावजूद अंजाम वही होता। मैं तो 90,000 बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने की बजाय 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझता हूँ। सवाल: अगरचे अंजाम वही होता, मगर तारीख मुख्तलिफ होती। उसे पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक सुनहरा बाब लिखा जाता। आइंदा दुश्मन को हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना होती। जनरल न्याजी खामोश रहे। इस किताब का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उसके बाद आगे क्या हुआ? पाकिस्तान के जो फ़ौजी भारत के जंगी कैदी बने थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया? इस हवाले से इन्हीं मेजर सदीक सालेक की किताब है हमा यारां दोज़ख, जो उन्होंने वहाँ कैद रहकर उनके साथ जो शब व रोज़ हालात गुज़रे, जिस तरह की वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौजियों की ज़िंदगी थी, उस हवाले से उन्होंने किताब लिखी। इसके बाद अब वो किताब अपलोड की जाएगी। किताब मुकम्मल सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।